ना आ जाओ भाई। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है? मिनाहिल तुमसे स्टार्ट करते हैं। रिदा आ जाओ। क्या होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? Miss, I haven't done this. यू हैवंट डन दिस? अच्छा चलो, फिर हम पूछते हैं, रिदा से पूछते हैं। Ma'am, how much the demand of a product changes according to the change in income? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इनकम। और आईना, ये बताओ कि दो टाइप्स क्या हैं इसमें? अकॉर्डिंग टू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। याद है? No, अभी ma'am. तो याद नहीं है, एक तो वीडियो भी नहीं ऑन हो रही और याद भी नहीं है। तो अहमद, तुम्हें याद है? जी मैम, रिपीट करें। टू टाइप्स ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैम, इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स। गुड, सही है। नॉर्मल गुड्स होती हैं और इंफीरियर गुड्स होती हैं। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? इनकम इंक्रीज होती है तो मेहदी क्या होते हैं? इनकम मैम, उनका इंक्रीज होती है तो यूज गुड्स की तो उनकी डिमांड डिक्रीज होती है। उनकी डिमांड जैसे डिक्रीज होती है। पब्लिक ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया और इस तरह की चीजें सारी। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया, सही है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने तुम लोग को एक बताया हुआ था, कोई पहले खुद बताओ कि इसकी यूजफुलनेस क्या है फॉर अ प्रोड्यूसर। हाउ इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजफुल फॉर अ प्रोड्यूसर? मैम देखिए, अगर हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इन इलास्टिक है, हम्म। तो कंज्यूमर को पता होगा कि क्या, प्रोड्यूसर को पता होगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, और जो कंज्यूमर की इनकम में चेंज है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ठीक है, ऑन। लेकिन इसको थोड़ा सा बेहतर करके अगर बताओ, इन इलास्टिक नहीं, कुछ और। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि इन इलास्टिक तो दोनों में होता है, नॉर्मल में भी है, इंफीरियर में भी है ना। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मोटा मोटा मैंने एक थोड़ा सा बताया था कि क्या यूजफुलनेस है। मूसा याद है? मूसा मंसूर, हाँ, मैं तो एब्सेंट था लास्ट क्लास में। बहुत अच्छी बात है। मैम हाँ। मैम मुझे याद है। मैम मैम एक तो ये होता है कि लाइक आपको पता चल जाता है कि आपका गुड किस टाइप का है, या तो हम्म। इंफीरियर गुड है या नॉर्मल गुड है। और हम्म। उससे आप फिर जो है वो अपनी मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, सही मार्केट को, कि आपने जो है वो या तो उन लोगों को टारगेट करना है जिनकी इनकम कम है, या तो आपने उन लोगों को टारगेट करना है जिनकी इनकम ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो लग्जरी कार्स होती है, जैसे बेंटली है, वो सिर्फ उन लोगों को एडवर्टाइज करेगी जो कि बेंटली खरीद सकते हैं। लेकिन जो ठीक हो गया, मैकडोनल्ड्स वाले हैं वो सबको सबको एडवर्टाइज करेंगे क्योंकि सारे खाते हैं मैकडोनल्ड्स। ठीक हो गया, गुड, ये भी सही है। और मूसा तुम बताओ। मैम वो रिसेशन और इकोनॉमिक बूम वाला जो था वो यस। उसमें था कि यस, अगर गुड। इकोनॉमी रिसेशन में जा रही हो तो पता होता है कि इनकम डिक्रीज कर रही है, उस वक्त तो इंफीरियर को ज़्यादा बनाने चाहिए क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर नहीं है हम्म। इतनी। और बूम गुड। के अंदर ऑपोजिट हो जाता है। याद सिर्फ मूसा को था है, ये वाली बात बिल्कुल। बिल्कुल यही बात है। इसमें इकोनॉमिक बूम अगर है, मेहदी तुमने बात बिल्कुल ठीक बताई है, ठीक है, लेकिन हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि अगर इकोनॉमिक बूम है तो आप कौन से गुड्स बनाओगे? आप जो है वो नॉर्मल गुड्स बनाओगे या लग्जरी गुड्स बनाओगे? और अगर आपके कंट्री में रिसेशन है तो आप क्या बनाओगे? इंफीरियर गुड्स बनाओगे। ठीक है। ये आपको अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस साइकिल आपको ये बताता है अच्छा अभी आपको कंट्री में कौन से गुड्स बनाने चाहिए। और फिर मैंने इलेक्ट्रिक कार्स वाली एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान में हमारे पास बिक रही है एमजी, जो मतलब करोड़, 1.5 करोड़ की है, और फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव 10 लाख का भी आ गया है, कंसिडरिंग आर इकोनॉमिक सिचुएशन। सही है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें जो है, एक तो ये कि मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग बताती है, दूसरा ये कि आपको ये बताती है कि अच्छा आपके कंट्री में अभी इकोनॉमिक बूम है या रिसेशन है। और अगर बूम है तो आप लग्जरी कार्स बनाओ, और अगर आपकी कंट्री में रिसेशन है तो आप इंफीरियर गुड्स बनाओ। ठीक है। तो यानी कि जैसे वो वाली अभी एक 10 लाख वाली इलेक्ट्रिक कार आई है तो आप वो बना दो। अच्छा, फिर उसके बाद ये जैसे मेहदी ने बताया कि मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग आप कर सकते हो, कि अगर आपको पता है कि हाँ भाई लग्जरी कार है
और ये सिर्फ वो लोग ही ले सकती हैं जो मतलब यानी कि एक गाड़ी के जो है 5-6 करोड़ दे सके, ठीक है। तो आप उन्हीं लोगों को जो है वो टारगेट करोगे, आप उन्हीं लोगों की, आप उसी सर्कल में भी जो है उसकी टारगेटिंग करोगे। लेकिन अच्छा आपको पता है कि नहीं यार ये वाली गुड जो मासेस को यूज कर सकते हैं, मैकडोनल्ड्स की जैसे उसने एग्जांपल दी है, आप फिर यानी कि जो उसकी टारगेटिंग है वो सबके लिए है, क्योंकि एवरीवन विल बी कंज्यूमिंग इट, राइट। सो ये जो है आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताती है कि आपने किस इनकम ग्रुप को, ठीक है, आपने अपनी मार्केट को सेगमेंट करना है एज पर द इनकम, ठीक है, एज पर द इनकम विच इज बीइंग अर्न। और फिर आपने जब उसको सेगमेंट कर लिया तो फिर आपने टारगेट करने, टारगेट करने का क्या मतलब है कि आपने एडवर्टाइज करना है, आपने पॉइंट ऑफ सेल उधर बनाने हैं, ठीक है। सो अब जो लग्जरी कार्स हैं वो उस एरियाज में वहां पे होंगी जहां पे लोग जो है वो ज्यादा सारे अमीर अमीर लोग, ठीक है, बड़े इलीट रहते हैं। और जो नॉर्मल वगैरह वाले जो शोरूम्स हैं वो उस जगह पे होते हैं जहां पे हम सब जो है जा सकते हैं या जाते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई, क्लियर है यहां तक। अब हम आगे चलते हैं और इसका क्या फायदा है। इसका फायदा ये है आपको कि ये सारी मार्केट ग्रोथ, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, आपको पता है कि अच्छा आपकी जो है वो अगर लग्जरी गुड आप बना रहे हो तो उसकी जो है वो आपकी बड़ी हाई सॉर्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू कैपिटलाइज ऑल द विलिंगनेस टू पे, ठीक है। अब वो क्यों हम जो है वो जो है लग्जरी कार एक बहुत ही जो है वो है उसमें हम 6-7 करोड़ ले रहे हैं एक बंदे से, क्यों, हमें पता है कि वो दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने उसलिए उसकी जो है वो इतनी ज्यादा प्राइस रखी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। फिर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अपना डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, डाइवर्सिफाइड करोगे आप जो है ये नहीं कि सारी लग्जरी कार्स ही बनाना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप तुम लोगों ने होंडा टोयोटा इन लोगों के भी देखे होंगे, ठीक है, तो ये लोग जो है किया जो है वो एक तरह से लग्जरी भी वो बनाती है और साथ एक वो मतलब यानी कि जो है वो वाली भी बनाती है जो आप मासेस जो है वो यूज कर सकते हैं, या जैसे वो पिकांटो वो बना रही है, ठीक है ना। तो एक तरह से वो मिडिल टीयर इनकम ग्रुप को टारगेट कर रही है, सही है। तो आप जो है अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या अपनी जो है वो प्रोडक्ट सर्विस को इस तरीके से, सॉरी सर्विस पोर्टफोलियो को या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ऐसे मैनेज कर सकते हो कि आप दोनों रखो, एक आप जो है वो हाई इनकम इलास्टिक भी रखो और आप साथ जो है वो लो इनकम इलास्टिक भी रखो। अच्छा फिर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोगों को पता है पाकिस्तान में जो है वो लग्जरी गुड्स भेजते ही नहीं है, ठीक है, उन्हें पता है कि यार ये बेचारे जो है कितने ही ले सकते हैं। सो हमारे कंट्री में लग्जरी आइटम्स, कौन सी लग्जरी कार्स हम देख रहे हैं, ठीक है ना, या कौन से हम नहीं देखते ना, कोई वो ट्रेड ही नहीं करते हमारे साथ, वो उन्हें भी पता है कि ये बेचारे नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन दूसरे तुम लोग हाई इनकम कंट्रीज देखो तो वहां पे सारी लग्जरी कार्स आती हैं, ठीक है, वहां पे जो है सारे मतलब यानी कि जो है वो लग्जरी आइटम्स, आप जहां जाते हो तो आपको जो है वो ब्रांड्स बड़े बड़े नजर आते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड डिसीजंस भी आप लेते हो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कि यार ये गरीब मुल्क है, इनको जो है इतनी अमीरों वाली चीजें ना बेचो, और ये जो है ये अमीर मुल्क है, हाँ इनको हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंटरनेशनल ट्रेड डिसीजंस ये बड़े कम लिखते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वो, ये तुम लोगों ने इस तरह अगर एक प्रोड्यूसर के तुम लोग उससे के उससे लिख रहे हो तो तुम लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। एक प्रोड्यूसर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड डिसीजन ले रहे हैं तो फिर वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा यार उसने किस कंट्री में अपने जो है वो गुड्स बेचने हैं, ठीक है ना। अब हमारे गुड्स जो हैं वो हम अपने जो है वो अगर हम कोई लग्जरी आइटम भेज रहे हैं तो हम युगेंडा में तो नहीं भेजेंगे ना, ठीक है। अगर मैं कोई बड़ा लग्जरी किस्म का जो है मैं वो बैग्स बना रही हूँ और वो तो मैं वो भी मेरे जो टारगेट कंट्रीज होंगे वो भी वही होंगे जो मेरी वो लग्जरी बैग्स को खरीद सके, ठीक हो गया, आई ना, ये बात समझ आई, या नहीं आई, आ गई है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिर जो है आपको, हाँ ये सोशल पॉलिसी एंड पब्लिक गुड्स उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब इसका कि मैं अगर गवर्नमेंट में हूं, ठीक है ना,
तो मुझे बताएगा कि हाउ इनकम चेंजेस इफेक्ट डिमांड फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इट मीन्स इज कि मुझे ये जो अगर हमारी बड़ी अच्छी हाई किस्म की जो है वो मतलब इनकम होना शुरू हो गई है, इकोनॉमिक बूम होना शुरू हो गया है, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा यार मुझे शायद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम कर देनी चाहिए। लेकिन मुझे ये भी पता चलेगा कि अच्छा ये जो मैं ये अजीबो गरीब किस्म के जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें बंदे आते साथ ही बेचारों को हम मार देते हैं, अब मैं ये भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास इतना है कि वो पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी हेल्थ केयर जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ सकती हूँ, मैं टैक्सेस लोगों से ले सकती हूँ। ठीक है, सो ये पॉलिसी डिसीजंस के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयान अपनी वीडियो ऑन कर लो। तुम्हारी जो है वो मुझे आया नहीं है, मिला नहीं है अभी तक आंसर। मिल गया, सॉरी सॉरी, मिल गया भाई। हाँ अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर ये सारी ठीक है, ये दो तीन है इंपॉर्टेंट जो मैंने तुम लोगों को बताए। वीकनेसेस इसकी क्या है? मैंने तुम लोग को ये बात बताई थी, पीडी आसान है एज कंपेयर निकालना। ठीक है, कैलकुलेट करना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इजियर टू कैलकुलेट देन कैलकुलेटिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मोहम्मद अयान तुमसे पूछ रही हूँ, तुम बताओ क्यों? तुम्हें क्या लगता है, क्या रीजन है? मिस क्योंकि इनकम जो है वो स्पेसिफाइड होती है किसी भी कंट्री की, उसको मेजर करना आसान होता नहीं, है। मैंने तो कहा प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजियर है निकालना एज कंपेयर टू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मिस उसमें उसमें तो इन जनरल आता है ना कि गुड्स की इन जनरल प्राइस में क्या डिफरेंस आ रहा है। इसमें इनकम होती है स्पेसिफिकली, तो हम पूरे कंट्री की तो इनकम इसमें नहीं देख रहे एज सच। फिर केस के लिए हम तो इंडिविजुअल्स की भी देख रहे होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के लिए, टारगेटिंग के लिए। तो हम इंडिविजुअल्स की भी देख रहे होते हैं या एक हम टारगेट ग्रुप की देख रहे होते हैं। तो ये बड़ा ना मुश्किल है इसको निकालना कि वो ये तुम्हारी वाली बात कंट्री वाली अगर करें वो तो आसान है, लेकिन अगर आप जो है कुछ कुछ सर्टेन कंज्यूमर्स की देख रहे हो इनकम और फिर आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हो, तो खुद सोचो कितना ये मुश्किल होगा। मुश्किल होगा ना हुसैन? यस मैम। हेलो। हेलो, वॉज इट माई इंटरनेट या कोई ये मुश्तरका इंटरनेट सबका खराब हुआ है, कलेक्टिव हुआ है? मेरा भी हुआ। सबका हुआ है ना ये कुछ। अभी मुझे किसी ने अपनी वो मेडिकल वो भेज दी है, ठीक है ना, कि मैम तो मेरा इंटरनेट इशू कर रहा था तो हाँ, कुछ सबका इंटरनेट इशू किया ये कुछ एकदम से जो है ना, उनको पता चला है कि ये एएस की क्लास हो रही है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या शार्क्स ने उसी वक्त देख के काट उसको जो है ना खा लिया। ठीक है, चलो अपनी वीडियोस ऑन कर लो। अच्छा, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। यार रिकॉर्डिंग तो नहीं बंद हुई? शुक्र है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है यार, मैं बात कर रही थी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना ज्यादा मुश्किल है। आपने ना कभी ये भी देखना होता है कि अच्छा इस कंज्यूमर ग्रुप की जो है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कैसे निकालेंगे? खुद सोचो कितनी कैलकुलेशंस हैं इसमें। ठीक है, सो इसमें आपका डेटा ज्यादा सेंसिटिव है और इनएक्यूरेसी के चांसेस भी ज्यादा हैं। अच्छा, इसमें भी वही मसला है जो डिमांड की हम बात करते हैं कि डिमांड आपकी होती ही सिट्रस पेरेबल्स पे है। ठीक है, तो ये सिट्रस पेरेबल्स अजम्पशंस जो है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जो है वो आती है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे मैंने तुम लोगों को बताया ना कि हो सकता है कि जो है आपकी इनकम बड़ी ज्यादा हुई हो, लेकिन आजकल बज़वर्ड है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो आप जो है वो सेकेंड हैंड कपड़े लेने को तैयार हो, क्योंकि ये एक मे बी इट्स इन ट्रेंड। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं हम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सही है, तो वो सिट्रस पेरेबल्स अजम्पशन की वजह से आपकी ये सही किस्म की हमें रियलिस्टिक वो नजर नहीं आ रहा होता। हमें तो यही नजर आ रहा है ना कि इनकम इंक्रीज होगी तो हम सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेंगे, लेकिन इट इज नॉट फैक्टरिंग इन द फैक्ट
कि हो सकता है कि आजकल जो है लोग बड़े इन्वायरमेंटल कॉन्शियस हुए हुए हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं यार हम सेकेंड हैंड गुड्स ले लेते हैं। अक्सर आई नो पीपल हु आर डूइंग रियली वेल, अर्निंग वेरी वेल, लेकिन वो कहते हैं कि यार हम कपड़े रिपीट करेंगे या हम अपने जो है वो सस्टेनेबिलिटी की हम सेकेंड हैंड ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आजकल ब्राइड्स भी बल्कि वो इस तरह से कर रही हैं, ठीक है, कि रेंट पे ले लेती हैं इवन दो दे आर डूइंग रियली वेल इन लाइफ। अच्छा, फिर उसके बाद वही वाली बात कि इसमें टेम्परल स्टेबिलिटी, इसमें भी वही मसला है कि आपकी जो इनकम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये भी बड़ी चीजें आपकी जो है वो फैक्टर इन होती हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो इनकम इलास्टिसिटी है, इट मे नॉट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट फ्यूचर डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इनकम। ठीक है, फिर इसका एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें लगता है कि सारे कंज्यूमर्स एक जैसा बिहेव करेंगे, कि इनकम इंक्रीज होगी तो सब भागेंगे और लग्जरी गुड्स लेंगे, ठीक है ना, और जो है इनकम डिक्रीज होगी तो वो जो है लग्जरी गुड्स नहीं लेंगे। आपने जो है वो कंज्यूमर की हेट्रोजीनियस, यानी कि कंज्यूमर बड़ा डिफरेंट होता है, हर कंज्यूमर डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई रियली, मतलब मुझे होता है यार जैसे मर्जी गुड्स हो, अच्छे हो, क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन आई रियली डोंट गेट इनटू लग्जरी वाली वो वाली चीज। ठीक है, मेरी इनकम इंक्रीज भी हो तब भी नहीं, लेकिन आई हैव फ्रेंड्स जिनकी इनकम जो है बेचारों की कम हो गई है लेकिन फिर भी वो लग्जरी गुड्स ले रहे हैं। ठीक है, तो वो कंज्यूमर को आप एक ही उसमें मोल्ड में डाल के फिर ये नहीं देख सकते कि अच्छा यार इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो उसकी वजह से ऐसा रिएक्ट करेंगे वैसा करेंगे। समझ आई यहाँ की ये बात मेहदी? यस मैम। ठीक है, मूसा कहाँ गया भाई? क्लास में है, हाँ। कहाँ चले गए हो? ठीक है, चलो भाई अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं, हाँ, फिर यही कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या लग्जरी है क्या नेसेसिटी है। मे बी व्हाट इज नेसेसिटी फॉर पर्सन ए माइट बी अ लग्जरी फॉर अनदर। ठीक है, तो मतलब वो कहेगा कि या हो सकता है कि जो आपको लग्जरी लग रही है वो दूसरे बंदे के लिए नेसेसिटी हो। सही है, सो ये बड़ी एक सटल सा डिफरेंस है बिटवीन द टू। अयान हसन, वीडियो अपनी ऑन कर लो है। मैम ऑन ही है। ऑन है, ओके ओके, ठीक है। फिर हमारे इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया की बड़ी हाई इनकम है, ठीक है, एज वो देखें, लेकिन इंडिया पूरा लग्जरी कार्स नहीं बना सकता, क्योंकि वो हाई इनकम जो है ना वो सिर्फ 2% ऑफ जो है आप कह लो कि पॉपुलेशन उनके हाथ में है। ठीक है, सिर्फ 2% ऑफ द पॉपुलेस हैज दिस हाई इनकम इन देयर हैंड, और सारे जो हैं वो बेचारे मतलब मिडिल क्लास हैं, और उनकी मिडिल क्लास वो हम हमारे से भी उनके बुरे हालात हैं। ठीक है, तो जो है आप उनपे अब आप देखो कि आपको यार इंडिया की तो इनकम बड़ी हाई है, उनको हम जो है सारी लग्जरी कार्स बेच दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, तो इसकी वजह से लेकिन देखो ये मैंने जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, आई विल बी सेंडिंग दीज नोट्स टू यू गाइज, ये तुम लोगों के ना वो जो एंड पे इवेल्युएशन वाला होता है ना जिसको तुम लोगों ने लिखना होता है, दिस इज परफेक्ट फॉर दिस। डिस्पाइट these limitations, income elasticity of demand remains a crucial concept in economics and business for understanding how demand for various goods and services is likely to change with income. By being aware of these limitations, analysts and decision makers can use income elasticity of demand more effectively, often in conjunction with other analytical tools and market insights to make informed decisions. इस तरह करके तुम लोगों ने एक जो लास्ट पैराग्राफ लिखना होता है ना, जिसको मैं कहती हूँ इवेल्युएशन का पैराग्राफ, वो ये होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस तरह करके कोई भी चीज तुम लोग वो लिख दो। ठीक है, चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको करते हैं। यहां पे एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, आयान तुम्हारा दोस्त कहाँ गया है, महावीर? मैम पता नहीं, वो मसरूफ ही है आजकल। मैम वो असाइनमेंट तो उसने मुझे वहाँ सबमिट करा दी थी। हाँ, मैम अभी पैरेलल खेलेंगे आप, उसने मुझे भी कहा था लेकिन मैंने कहा था कि मैंने क्लास लेनी है, मैं नहीं आऊंगा आपके साथ।
ऐसे दोस्तों के ना आज जो है तुमने वो कर दिए कि हाउ नॉट टू बी अ फ्रेंड है। मैं अहमद सही था, शोन अच्छा है, योर चलो रियल फेस टुडे। गुड फ्रेंड्स। चलो अब महावीर को जो है ना मैं करती हूँ, उसको बताती हूँ कि भाई तुम पैडल खेलने गए थे। आगे चलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मुझे बताओ। चलो अहमद, तुम तो इतनी पढ़ाई में आजकल मसरूफ हो, पहले तो अपनी वीडियो ऑन करो और फिर बता दो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। अहमद। हाँ, जी क्रॉस मैम। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? मैम, क्रॉस elasticity of demand is the responsiveness in the quantity demanded of one good to a change in the price of another good. हाँ ठीक है, सही हो गया। और इसमें टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन से हैं इकान? मैम एक तो अच्छा अकाउंट। मैम एक तो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ठीक हो गया। सो आपको इसकी वजह से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी यूजफुलनेस क्या है? एक तो बड़ा आसान से आपको पता चलेगा कि अच्छा यार, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं। इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन से आप क्या करोगे? आप अपनी एडवर्टाइजमेंट, आप अपनी टारगेटिंग उसके अकॉर्डिंगली करोगे। ठीक है, मुझे पता है कि यार मेरा एक बड़ा क्लोज सब्स्टिट्यूट है, तो मैं अपनी जो है फिर सर्विसेज या अपनी मार्केटिंग या अपनी जो है वो प्रोडक्ट की जो आप कह लो कि पैकेजिंग, वो फिर मैं बड़ी डिफरेंट करने की कोशिश करूंगी। मैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उसमें कोई लाने की कोशिश करूंगी ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट हो सके फ्रॉम माय कंपेटिटर्स प्रोडक्ट। अच्छा, मुझे पता है कि मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप है, गुड है, तो मैं उसके साथ बंडलिंग करूंगी। अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई कभी नई चाय इंट्रोड्यूस करवा रहे होती है, या तो उसके साथ वो कहते हैं अच्छा ये चाय आपको हम दे रहे हैं, इसके साथ आपको जो है ये, आपको ये नेस्ले का दूध जो है ये हम मुफ्त दे रहे हैं। ठीक है, तो वो बंडल करते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को आप बंडल करते हो, तो बंडलिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी बड़ी हेल्प करते हैं आपको जो है, अगर आपको ये पता हो कि यार हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अच्छा, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़े क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो बड़ी बेवकूफी होगी कि आप अपने जो है वो सब्स्टिट्यूट से कहीं ज्यादा प्राइस रख दो। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी आपको बताते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर आपको नजर आ रहा है कि अच्छा हमारी एक गुड की चाय की जो है वो प्राइसेस या दूध की जो है प्राइसेस बड़ी हाई हो गई हैं, ठीक है, तो आप कहोगे कि अच्छा हम किसी तरीके से अपनी प्राइसेस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली रखें, तो ऐसा ही ना हो कि हमारी डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाए। ठीक है, तो आप जो है उसका कोई ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करोगे। सो फिर मार्केटिंग पोजीशन, ये तो मैं बता चुकी हूँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि मुझे ये पता है कि मेरा अगर बहुत ही कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है, तो मैं अपने प्रोडक्ट में ना कोई डिफरेंशिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये शैम्पूज वगैरह, ठीक है, ये इनके शैम्पूज के बड़े क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है ना, लॉरियल, पेंटीन, ये वो। आपका क्या है, वो फिर हर जो है वो कह लो कि शैम्पू जो है अपना एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो है ये वाला प्रोडक्ट इसमें ये है, हमारे इस वाले शैम्पू में ये जो है खूबी है, तो फिर हम लोग उसकी तरफ जो है वो खुद ब खुद प्रोपेल होते हैं कि अच्छा यार मैंने बस यही वाला जो है शैम्पू लेना है, मैंने लॉरियल ही लेना है क्योंकि ये मेरे जो है वो बालों पे सूट कर रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपनी फिर स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग में तुम लोग को बता चुकी हूँ। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, आप जो है वो क्या करोगे कि आपको अगर पता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक आपस में बड़े वो हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है ना मोहित, पेप्सी और कोक, तो वो अपने पोर्टफोलियो में कोई ऐसा प्रोडक्ट भी रखेंगे जिसकी लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो। अच्छा, पेप्सी एंड कोक ने भी अपनी डिफरेंशिएशन की हुई है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पेप्सी ने तो नहीं की हुई, आई थिंक कोक ने की हुई है। किसी को पता है कोक इन इटसेल्फ ने अपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे की हुई है? मैम सोचो जरा। ब्रांडिंग डिफरेंट करके। मैम डाइवर्सिफिकेशन या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन, डाइवर्सिफिकेशन तो की हुई है, डिफरेंशिएशन कैसे की हुई है? एक थोड़ी सी डिफरेंशिएशन भी की है उन्होंने, करने की कोशिश पाकिस्तान में तो नहीं चली वो, लेकिन यूएसए वगैरह की मार्केट में अच्छी चलती है।
चेरी कोक पी है कभी किसी ने? देखिए चेरी मैम, फ्लेवर। देखिए। हाँ, ये क्या है? ये डिफरेंशिएशन है कि आप अपने उसमें प्रोडक्ट्स में आप फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करा दिए, ठीक है? सो दिस इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अच्छा, फिर मैम ये स्ट्रेटेजिक पार्ट। डाइवर्सिफिकेशन नहीं है? डाइवर्सिफिकेशन तो होगा कि आपने डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएशन में ये होता है कि मोबाइल तो यही है, ठीक है, लेकिन इस मोबाइल में एक डिफरेंट फीचर दे दिया, जैसे इसमें ये पेन दे दिया, ठीक है? अब मोबाइल्स तो सारे सेम है, लेकिन जो है इस पेन की वजह से इसकी प्राइस ज्यादा कर दी, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। समझ आ गई बात की? जी मैम। वापस रखने, टूट ही ना जाए भाई ये मोबाइल। अच्छा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन होता है बिल्कुल ही डिफरेंट आपने बना दिया, ठीक है? यानी कि अभी आप जो है वो आप पेप्सी बना रहे हो, साथ ही आपने जो है वो डिटर्जेंट्स भी बना दिया, तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट सेम है, उसमें आपने कुछ डिफरेंशिएट कर दिया, कुछ चेंज, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया प्रोडक्ट को। ठीक हो गया? रिदा समझ आ रही है बच्चे? Yes, ma'am. ठीक हो गया। चलो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन बंडलिंग, ये भी हमने कर लिया। फिर हाँ, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप जो है ट्राई करोगे कि वो ये सारी बातें सेम ही हैं, ठीक है, कि नया प्रोडक्ट थोड़ा सा कि डेवलप हो, ताकि आपकी जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप केटर कर सको। प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि अभी अगेन वेरी डिफिकल्ट टू डिटर्मिन के सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है ना, स्पेशली अगर वीक सब्स्टिट्यूट्स हैं या वीक कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो फिर आप कैसे मतलब इसको डिटर्मिन करोगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि चाय और दूध कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मगर जरूरी तो नहीं है, कुछ लोग नहीं अपनी चाय में, या कॉफी और दूध जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कुछ लोग नहीं डालते दूध, ठीक है ना? तो ये तो डिफर करता है। ये सब्स्टिट्यूट्स, टू आइडेंटिफाई व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सब्स्टिट्यूट, or to identify what constitutes a complement, there is again a very subtle difference between the two, and it's not easy to identify. ठीक है भाई मोहित, समझ आ रही है? चलो, फिर हम आगे बात करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स। बेशक रेंज ऑफ वो, ये वही वाली बात है, कितना वीक है कितना स्ट्रांग है। डेटा अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, इसका भी बड़ा मसला है, ठीक है? इतने गुड्स की आप पहले प्राइसेस को कैलकुलेट करो, फिर उनको आपस में आप जो है वो मल्टीप्लाई करो, फिर आपस में देखो, वो पता नहीं क्या ही कुछ निकलेगा, ठीक है? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। फिर उसके बाद क्या इसमें मसला है जी? वही वाली बात कि चेंजेस ओवर टाइम आप नहीं देखते, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। अब आजकल जो है वो, जैसे कॉफी में पहले हम नॉर्मल मिल्क डालते थे, अब पता नहीं कौन कौन से मिल्क आ गए हैं, ठीक है, कि ये भी उसमें वो यूज हो रहे हैं, सही है? तो वो अब ओवर टाइम कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर चेंजिंग, इट डज नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट, सही है? फिर जो है आपकी डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशंस, डिमांड इंडिपेंडेंटली भी चेंज होती है, ठीक है? मतलब हो सकता है कि मेरी इनकम इतनी हाई हो गई है, ठीक है, आपस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये है कि पेप्सी और कोक सब्स्टिट्यूट्स हैं, लेकिन मुझे पसंद ही पेप्सी है, तो पेप्सी की प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगी, तो हो सकता है मैं कोक पे सब्स्टिट्यूट ना करूं, ठीक है? अक्सर मतलब यानी कि हम बाहर जाते हैं तो वो मेरी दोस्तें जो हैं वो लड़ाई करती हैं वेटर से कि नहीं, हमने तो पेप्सी पीनी है, तो वो कहती हैं कि बस यही यही हम लोगों को चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस है। सो आप हाउ डू यू टेक दैट इनटू अकाउंट? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ने तो एक हमें सिंपलिस्टिक सा मॉडल दे दिया ना, ऐसे आपस में इन लोगों की ये रिलेशनशिप है प्राइस का, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड ए का और डिमांड ऑफ गुड बी का, लेकिन इसमें और जो नुआंसेस हैं और जो मोडेलिटीज हैं, दैट इज नॉट बीइंग टेकन इनटू अकाउंट। सही हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद कंज्यूमर अवेयरनेस एंड परसेप्शन। हाँ, ये बड़ी, अभी देखो आजकल ये हुआ ना, आपस में बेशक सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये कौन सी थी यार, ये कोला वाला एक, जो पाकिस्तान में वो उस बेचारे को कोला खा नेक्स्ट। के भी ले गए थे, कोला नेक्स्ट, हाँ। तो जो है वो अब परसेप्शन ये थी, आपस में सब्स्टिट्यूट्स है,
ठीक है, कोक एंड कोला नेक्स्ट, पेप्सी एंड कोला नेक्स्ट। लेकिन जब ये सारा इसराइल और पैलेस्टाइन वाला इशू चला था तो क्या किया था, लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर लिया था वर्ड्स पैलेस्टाइन। इसलिए नहीं कि प्राइसेस जो है पेप्सी और कोक की हाई हो गई थी, हो सकता है पेप्सी और कोक की प्राइसेस उससे लो हो गई हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि जो है हमारा परसेप्शन बन गया था कि यार हमने ये नहीं पीनी बिकॉज ऑफ पैलेस्टाइन इशू। वो तो अलग बात है कि वो कोला नेक्स्ट वाले को ही उठा के ले गए, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम सब ने ही कहा कि चलो भाई हमें भी ना ले जाएं तो पेप्सी और कोक ही पी लेते हैं, ठीक हो गया। सो ये आपका था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके मैं क्वेश्चंस दूंगी गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके मुझे आंसर देना है, ये तुम लोगों की अपनी उसके लिए इसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। सिर्फ तुम लोग पास पेपर सेशंस में जिंदा नहीं रह सकते हो, मैं वो सही बता रही हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे पास पेपर सेशन में आंसर्स आते हैं कि तुम लोगों की तो शायद नहीं रूह कांपती हो, लेकिन मेरी कांप जाती है कि यार इनके क्या ग्रेड्स आएंगे। और मैं ये भी बता रही हूँ कि जो बच्चे थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, कि थोड़ा बहुत इन्होंने कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो उनके ग्रेड्स अच्छे आने के बड़े चांसेस होते हैं, ठीक है। मेरे अपने ऐसे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो इसलिए जो है तुम लोगों की मैं जान के पीछे पड़ी रहती हूँ कि यार आंसर कर लो। A2 वालों को इतना नहीं मैं तंग करती हूँ, लेकिन AS वालों को करती हूँ, क्योंकि तुम लोगों के ही ये ग्रेड जो है आगे बिल्डअप होगा, फिर बड़ा मसले होते हैं, ठीक है। वो फिर वरना आप लोगों को जो है वो सारे मिला के AS और A2 मिला के देना होता है, बड़ा मेसी सी सिचुएशन हो जाती है। चलो अब हम करने लगे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैं आज इसको खत्म करती हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, ताकि हम आगे बढ़े। मुझे कोई बता सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर हमने डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या होगी? व्हाट डू यू थिंक? Ma'am, responsiveness of a supply of a product when there's a change in price. गुड, सही है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करते हैं? measures the responsiveness of quantity supplied to the percentage change in price of a product, ठीक है। So PES measures the responsiveness of quantity supplied to the percentage change in price। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price। या अगर तुम लोगों के पास, अच्छा ये मैं बताती हूँ, Q2 minus Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P1 ओवर Q1। ये तुम लोगों ने कब लिखना होता है या यूज करना होता है? ये तुम लोगों ने अपने स्ट्रक्चर्ड आंसर्स में यूज नहीं करना। दिस इज ओनली फॉर MCQs। और MCQs भी कब? जब उन लोगों ने तुम लोगों को फिगर्स दी हुई है। सो ओनली फॉर MCQs। और जब फिगर्स दी होंगी, when there are figures given। अगर उन्होंने परसेंटेजेस दी है ना, फिर तो परसेंटेज वाला आसानी से कर लो, लेकिन जब फिगर्स दी होती है ना तो फिर ये बड़ा आसान होता है। ये आप ठीक है, तो ये दिस इज ओनली फॉर MCQs। मैंने लिख दिया, मैं ये सेव भी कर लेती हूँ। मिस वैसे आंसर में फॉर्मूला लिखना चाहिए जो हाँ, स्ट्रक्चर डेफिनेशन जब लिख रहे हो ना तो फॉर्मूला लिख दो, अच्छा होता है, ठीक है। लिख दो तो वो अच्छा, एक मतलब यानी कि नहीं भी लिखो कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख दो तो बेहतर है, सही है। एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करते हैं वो तुम लोगों का एनालिसिस एंड इवेल्युएशन मैटर करते हैं, बट बेटर टू बी सेफ वाली चीज, ठीक है। अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? वही इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक सप्लाई क्या होती है? इट इज व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस leads to a large percentage change in quantity supplied। यानी कि मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूं, उसकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हुई, ठीक है। अगर उसकी थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज होगी तो मोहम्मद अयान तुम क्या करोगे? तुम क्या करना चाहोगे? तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी थोड़ी सी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो तुम सप्लाई क्या, तुम्हारा क्या दिल करेगा? मिस प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हाँ, सप्लाई को कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्या कंट्रोल करना चाहिए? ताकि एकदम ज़्यादा मतलब प्राइस भी इफेक्ट ना हो जाए, मतलब मेंटेन कर लेना चाहिए उसको। बिजनेस ना करना तुम है कभी, सही है। तो जो है देखो, मुझे तो ये पता है कि प्राइस और सप्लाई का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस इंक्रीज होगी, मेरा तो दिल करेगा यार अन्य वाह बेचूं चीजों को। क्यों? क्योंकि पैसा मिलेगा ना। जितना बस तो सप्लाई उससे करूंगी, डिमांड प्राइस थोड़ी इंक्रीज इफेक्ट हो हो रही है। जाएगी मार्केट।
क्या? मिस उससे उसकी हाँ, डिमांड पे इफेक्ट नहीं आएगा? हमने अभी ज्यादा इसको सप्लाई? वो करना है साइड पे, नहीं नहीं, अभी हमने डिमांड को नहीं देखना। प्राइसेस इंक्रीज हो गई, जैसे सोलर पैनल्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई थी, तो हर हम्म। कोने में सोलर पैनल बनाने वाला जो है वो आ गया था। ठीक है, हो सकता है प्राइस इंक्रीज ही इसलिए हुई हो क्योंकि उस चीज की डिमांड इंक्रीज हुई है। जब डिमांड इंक्रीज होती है किसी चीज की तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है ना। तो हो सकता है कि एक चीज है उसकी डिमांड बड़ी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हुई तो प्राइसेस इंक्रीज हुई। तुम वो प्रोडक्ट बना रहे हो, तुम कह रहे हो वाह यार ये तो मेरे गुड की इतनी डिमांड भी इंक्रीज हो गई है और उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई है, फॉर एग्जाम्पल लबूबूज, तो तुम्हारा दिल करेगा तुम और ज्यादा बेचो। ठीक है, ठीक है मिस, ठीक। लेकिन लेकिन अगर तुम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बना रहे हो तुम लोग, ठीक है अहमद, अगर तुम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बना रहे हो, प्राइस तुम्हारे प्रोडक्ट की अगर इंक्रीज हुई है तो तुम्हारी सप्लाई तुम ज्यादा इंक्रीज कर सकोगे? नो मैम। क्यों? मैम मेरे पास लैंड तो उतना ही है कल्टीवेट करने के लिए। लैंड उतना ही है कल्टीवेट करने के लिए, मतलब हो सकता है कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, बर्फ पड़ गई है तुम्हारे लैंड में, ठीक है, लेकिन वो जो टोमेटोज तुमने उगाए हैं उसकी बड़ी डिमांड इंक्रीज हुई है, उसकी प्राइसेस भी बहुत हाई है मार्केट में, मैम लेकिन अब लेकिन बर्फ पड़ चुकी है। मैम लेकिन ये कर सकते हैं कि प्राइसेस अगर बढ़ गई हैं तो फर्टिलाइजर्स बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हमारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा शायद ना बढ़ सके, क्योंकि एक वो जाहिर है फर्टिलाइजर्स भी एक लिमिट ही में काम करते हैं, तो इस वजह से अब जो ये सारी हमारी डिस्कशन हुई इससे हमें ये समझ आई कि कुछ हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपने थोड़ी सी भी प्राइस आपकी अगर इंक्रीज होगी तो सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और वो कौन से प्रोडक्ट्स है? मैन्युफैक्चर्ड। और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी प्राइस बहुत हाई भी हो जाए तो सप्लाई थोड़ी सी ही आप इंक्रीज कर सकते हो, जैसे आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हुए। तो ये सारा मैंने तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट दिया ताकि तुम लोगों को समझ आए। अब हम थ्योरी पे आ जाते हैं, ठीक है। सो थ्योरी क्या कह रही है कि इलास्टिक सप्लाई क्या है? व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ लार्ज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और इसका ग्राफ कैसा होता है, प्लीज इसका गौर से सुनो, ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ फ्लैट होगा, लेकिन बच्चे एंड तक इसको गलत करती हैं। मैं तुम लोगों को एक फूल प्रूफ तरीका बता रही हूं सही ग्राफ बनाने का या एमसीक्यूज में देखने का कि इलास्टिक है तुम लोगों का ग्राफ या इन इलास्टिक है, और उसका वो फुल प्रूफ तरीका ये है कि तुम लोगों ने ना लाइन देखनी है। अगर तुम लोगों को ऐसा ग्राफ आया हुआ है एग्जाम में तो तुम लोगों ने डॉटेड लाइन लेकर जानी है। अगर ये डॉटेड लाइन वाई एक्सिस की तरफ जा रही है ना बच्चों, तो इट मींस कि ये इलास्टिक सप्लाई है, ठीक है। एक डॉटेड लाइन तुम लोगों ने सीधी लेके जानी है, इफ दैट डॉटेड लाइन इज गोइंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिक सप्लाई। ठीक हो गया मोहित? ठीक है, क्या बताया मैंने? मुझसे पूछ रही है मैम? हाँ तुम्हें से ही पूछ रही हूँ, मोहित तो तुम्हारा ही नाम था। एक और मोहित आया था, आप उससे पूछ रहे? अच्छा, एक और? नहीं नहीं, तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा जी, क्या क्या पूछ रही थी मैम? मैं ये पूछ रही थी कि मैंने क्या बोला है, अब तो मैं खुद भूल गई हूँ कि मैंने क्या बोला है तुमसे इतनी लंबी बात करके। शायद वो इम्पोर्टेंट ना हो इसलिए आपसे भूल गया। अच्छा, मुझे नजर आ रहा था कि जो तुम जो है बस नीचे किसी ख्यालों में खो गए थे, मैंने कहा तुम्हें वापस में ले आऊं। मैंने ये बोला है कि इलास्टिक सप्लाई अगर देखना है हमने कि हमारे ग्राफ जो है वो इलास्टिक सप्लाई है या इन इलास्टिक सप्लाई है, तो उसका फुल प्रूफ तरीका ये है कि एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, जैसे मैंने ये ड्रॉ की है, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो, एंड इफ दिस इज गोइंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस इट मींस दैट इट इज इलास्टिक सप्लाई। सही हो गया? तो अगर हम खुद ही ड्रॉ करेंगे तो कैसे वाई हाँ एक्सिस? खुद ही करोगे, खुद ही कर, उन्होंने तो तुम्हें सप्लाई कर्व दिया, अगर नहीं दिया ना तो फिर तुमने अपना सप्लाई कर्व ऐसा बनाना है कि इट गोज टुवर्ड्स वाई एक्सिस। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है, सही। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इनइलास्टिक सप्लाई की। अब इनइलास्टिक सप्लाई क्या है? वो जो टोमेटो फार्म था अहमद का, ठीक है, जिसमें बर्फ पड़ गई है, वहां पे क्या हुआ है कि when a large change in price leads to a small percentage change in quantity supplied, कि प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, मेरा दिल करेगा यार मैं और बेचूं इस चीज को, लेकिन मैं सप्लाई थोड़ी सी इंक्रीज कर सक रही हूं, इसका मतलब है कि मेरी जो पेस है PES लेस देन 1 है। ठीक हो गया?
और इसका ग्राफ कैसा बनता है, और ये एग्रीकल्चरल गुड्स की ज्यादातर होती है, और इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनता है, वो ऐसा बनता है। देखो अब इसका फूल प्रूफ तरीका क्या है, ये कहाँ जा रही है, इसको मैं जरा थोड़ा सा जूम वो कर लेती हूँ। इसकी सप्लाई ये कहाँ जा रही है, सप्लाई कर्व हमने बनाया, अगर ये देखने की इलास्टिक है या इन इलास्टिक, इट शुड गो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। ये मैंने लाइन जब इसको किया तो इट इज गोइंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वेगरीज ऑफ नेचर। मैंने लिखा हुआ भी है VAGARIES, वेगरीज ऑफ नेचर। जो इन इलास्टिक सप्लाई होती है ना, अयान लिख लो, मोहम्मद अयान, कि इन इलास्टिक सप्लाई इज बिकॉज ऑफ वेगरीज ऑफ नेचर। वेगरीज ऑफ नेचर क्या है, ये जो नेचर वॉलेटाइल किस्म की है, ठीक है, कि कभी बर्फ बढ़ गई आपको पता ही नहीं चला, कभी बड़ा अच्छा वेदर हो गया, बड़ा कंड्यूसिव हो गया कि आपकी लैंड बड़ी अच्छा आपको जो है वो फ्रूट दे रही है, कभी लैंड बिल्कुल ही आपकी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई, कभी फ्लड्स आ गए, कभी ड्राउट आ गया। तो इसकी वजह से हमारी सप्लाई जो है एग्रीकल्चरल गुड्स की हमारी इनइलास्टिक होती है, ठीक है। सो ये वर्ड जब हम अपने आंसर में लिखते हैं तो एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगता है। फिर यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिट का क्या मतलब होता है, बताया हुआ वन। तो यूनिट इलास्टिक सप्लाई क्या होगा कि अ चेंज इन प्राइस विल लीड्स टू एन इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यानी कि मेरी प्राइस हुई इंक्रीज बाय 10%, तो मेरी सप्लाई भी इंक्रीज होगी बाय 10%। ये क्या हुआ, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। और हमेशा याद रखना एमसीक्यूज में एग्जामिनर्स फेवरेट, ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। उन्होंने ग्राफ दिया होगा तुम लोगों को और कहेंगे बताओ भाई ये कौन सा ग्राफ है, सिंपल यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का। बच्चे पता नहीं क्यों एंड तक इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड करके आ जाते हैं एमसीक्यूज में। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का तो ऐसा होता है ये, ठीक है। तो तुम लोगों ने ये बात को इसको कंफ्यूज नहीं करना। फिर हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। A small change in price leads to an infinite response in quantity supplied. अच्छा, ये ना मेरा एक स्टूडेंट है, ही स्टडीज इन यूके, तो उसने मेरे साथ एक ना वर्कशीट अपनी शेयर की अपनी टीचर की, तो बड़ी अच्छी उसमें एग्जांपल लिखी हुई थी एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड ना। तो वो एग्जाम्पल, क्योंकि अक्सर हम लोग तो यही पढ़ा देते हैं कि ये इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, बट इट डज एग्जिस्ट इन रियलिटी। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स, ठीक है। अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले लो तो आपको बिल्कुल ही आपकी इन्फिनिट आपकी सप्लाई हो जाती है ना। यू कैन नाउ यूज ऑल द एनीथिंग एंड एवरीथिंग और विच इज ऑन नेटफ्लिक्स, आप हर चीज देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने और सोचा इस बारे में, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है, रियल लाइफ तो मुझे तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस ना वो रियल लाइफ में अप्लाई करने का बड़ा मजा आता है। तो मैंने फिर इसमें सोचा, मैंने कहा यार ये मेरी जूम की सब्सक्रिप्शन भी ऐसे ही है, ठीक है, कि जूम की मैं जो हूं अगर थोड़े से और पैसे दूं तो वो मुझे कहते हैं कि आप जो है वो इसमें अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स आप यूज कर सकते हो, आप इसमें जो है अनलिमिटेड यानी कि जो है वो पार्टिसिपेंट्स आपके 100 हो सकते हैं या अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो ये भी इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, कि थोड़ा सा आपने चेंज किया, ठीक है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग, दैट इज ऑल्सो स्पॉटिफाई, ठीक है, कि आप अनलिमिटेड गाने जो है वो यूज कर सकते हो। अगर मतलब यानी कि अभी तो स्पॉटिफाई अगर हम नहीं पे करते, ठीक है, जैसे कि हम जो थोड़े से ओल्ड स्कूल है, हम कहते हैं वी आर नॉट गोइंग टू पे
इन ऑर्डर टू हेयर म्यूजिक। हम तो सारी जिंदगी जो है मुफ्त में सुनते आए हैं। तो जो है अगर उसमें क्या होता है, थोड़े से आप करो तो अनलिमिटेड। अभी तो बड़े भाई स्पॉटिफाई हमें तंग करते हैं, हम भी ढीठों की तरह लगे रहते हैं उसमें। लेकिन जो है वो अगर तुम लोगों ने ली उसकी सब्सक्रिप्शन, तो तुम लोग को पता है कि कोई भी गाना तुम लोग यूज कर सकते हो, आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो सप्लाई अनलिमिटेड हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये ना भूलना, ठीक है। फिर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एग्जामिनर फेवरेट है। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कब होता है? इट अराइजेस इन मोमेंट्री रन। मोमेंट्री रन कौन सा होता है? जब आपके ऑल द एफओपीज आर फिक्स्ड। मैं अभी आगे जाकर भी तुम लोग को मोमेंट्री रन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पढ़ाऊंगी। ये अभी हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ पीईएस करने हैं, कल इंशाल्लाह वो करेंगे। तो उसमें मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी मोमेंट्री रन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। तो उसमें आप क्या, मोमेंट्री रन होता क्या है अभी के लिए समझ लो। इट मीन्स कि इट इज दैट पॉइंट इन विच ऑल द एफओपीज आर फिक्स्ड। ठीक है, और इसमें आपकी जो सप्लाई होती है वो बिल्कुल ऐसे फिक्स्ड होती है। आप भाई 1000 रुपए की है, फिर भी आप 100 ही बेच सकते हो, या अगर 7000 रुपए की हो गई फिर भी आप ये सिर्फ जो है यानी कि 100 या 1000 सीट्स ही बेच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1000 लिखा हुआ है इसलिए 1000 कह रही हूँ। एग्जाम्पल क्या है इसकी? कॉन्सर्ट्स हैं, मैचेस हैं, सीट्स इन स्टेडियम है। देखो हमारे पास एक ही कजाफी स्टेडियम है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। एक टिकट जो है ना वो बिकती है 15,000 की। एज सप्लायर ऑफ दोस टिकट्स, मेरा तो दिल करेगा यार पूरा पाकिस्तान आके बैठ जाए इस कजाफी स्टेडियम में। ठीक है, बट आई कांट डू एनीथिंग। कहाँ बिठाऊं? आसमान पे बिठाऊं, दरख्त पे बिठा दूं उनको, क्या करूं? ठीक है, क्योंकि मेरी तो सीट्स फिक्स्ड है कजाफी स्टेडियम की। फिर उसको जो मैनेज करना है, मैनेजमेंट की भी जो है एक सर्टेन वो लिमिट है। जो पुलिस उसके लिए हायर करनी है ताकि लोगों को कोई कोई धमाका ही ना हो जाए हमारे इस मैच में। ठीक है, तो वो भी आपकी जो है वो फिक्स्ड है। तो सारे आपके जो है एफओपीज एक तरह से फिक्स्ड है, राइट? यू कांट चेंज देम। मैंने अगर जो है वो, मुझे दिल कर रहा है कि यार पहले इस कजाफी स्टेडियम में 1400 लोग बैठते हैं, अब मेरा दिल कर रहा है कि 10,000 लोग बैठे, तो मुझे नया कजाफी स्टेडियम बनाना पड़ेगा और मैनेजमेंट टीम भी इंक्रीज करनी पड़ेगी और सारी अपने एफओपीज को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं अगर अभी एट दिस पॉइंट नहीं कर सकती, तो इट मीन्स दैट आई एम ऑपरेटिंग इन मोमेंट्री रन और मेरी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है। एमसीक्यूज में ये बड़ा पता नहीं उनको शौक है, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में इसको वो करते हैं, टेस्ट करते हैं। क्लियर हो गया तुम लोगों को सबको? क्या मेरी वीडियो ऑन थी पूरा टाइम? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। चलो फिर नाउ आई विल सी यू गाइज इंशाल्लाह टुमारो। कल हम लोग जो है वो पीएस के डिटर्मिनेंट्स और लिमिटेशंस कर लेंगे, और मैं कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस भी इंशाल्लाह तुम लोगों को कल तक करवा दूंगी। इस वीक इंशाल्लाह हम जो है अपनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स तक पहुंच जाएंगे। और जब हमारा ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन खत्म हो जाता है, विच इज मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक, तो फिर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी में तुम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में करवाऊंगी, टैक्सेशन और वो सब। सही है? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? चलो भाग जाओ फिर सब। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज, मैम। अल्लाह हाफिज।